Good morning, everyone. I welcome you all to today's lecture, which is on the topic Expansion of British Empire with reference to Anglo-Mysore until Tipu Sultan. I am Dr. Anupama, Assistant Professor, Department of History, Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar. एक भूमिका 18वीं सदी के मध्य भाग में ब्रिटिश राज का उदय भारत में हुआ। 18वीं सदी में भारत की कई क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ, जैसे कि मराठा, सिख, मैसूर, हैदराबाद, अवध और बंगाल। हैदर अली एक बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी योद्धा था, जिसने वुडियार राजा को हरा दिया और मैसूर में उसकी जगह ले ली। इसी के साथ हम दूसरे भारतीय शासकों के साथ कंपनी के संबंध के प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्षेत्रीय प्रसार की आकांक्षा ने भारतीय राजाओं को आपस के टकरावों में उलझा रखा। What are the main characteristics of colonial war of expansion? Territorial and commercial ambitions of the company. क्षेत्रीय और वाणिज्य की महत्ता। ब्रिटिश और क्षेत्रीय राज्यों के बीच युद्ध ब्रिटिश की क्षेत्रीय विस्तार और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक लाभ की नीति से झलकती थी। 17वीं सदी से ही कंपनी ने भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों और भारतीय शक्तियों के विरुद्ध आक्रामक वाणिज्यवादी नीति अपनाए रखी। क्षेत्रीय राज्य के बीच राजनीतिक स्तर पर हर एक दूसरे पर श्रेष्ठता पाने का प्रयास चल रहा था और अंग्रेज़ों को सत्ता के इस खेल में बस एक नया खिलाड़ी समझा जा रहा था। इसी का फ़ायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे शक्ति हासिल कर ली और क्षेत्रीय शक्तियों को साथ ही साथ दूसरे यूरोपियों को भी हरा दिया। 18वीं सदी के राजनीतिक संदर्भ में एक विदेशी शक्ति के विरुद्ध एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना भारतीय राजाओं की कल्पना से भी परे था। भारतीय राजाओं की इस आपसी शत्रुता ने अंग्रेज़ों को स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर दिया, जबकि व्यापारिक हित इसके लिए पर्याप्त प्रेरणा के स्रोत होते थे। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार कंपनी केवल अवसरों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, परंतु हस्तक्षेप और विजय के लिए ऐसे अवसर पैदा करने के लिए भारी पहल भी दिखा रही थी। रिचर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति 1798 to 1805 Subsidiary Alliance Treaty System of Richard Wellesley, Governor General of India। वेलेस्ली और प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के भारत के साम्राज्य बनाने के विचार लगभग एक जैसे थे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के पारित होने के बाद थोड़े समय तक साम्राज्यिक प्रसार पर संसद का प्रतिबंध लगा रहा। हालांकि जब 1798 में रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने तय कर लिया कि भारत में एक साम्राज्य की आवश्यकता है और भारतीय राजाओं के बीच शक्ति संतुलन और सावधानी की नीति की ज़रूरत नहीं। वेलेस्ली भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभाव को ख़त्म करने की चाह से आया था और साथ ही टीपू सुल्तान और मराठा की क्षेत्रीय शक्ति को भी ख़त्म कर देना चाहता था। इसीलिए उसने और अब साथ ही साथ लंदन की चिंताओं को शांत करने के लिए सहायक संधि की नीति विकसित की, जो सम्राट पर सीधे सीधे कोई बोझ डाले बिना भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित करे। लेट्स डिस्कस व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। इस नीति के अंतर्गत भारत के राजाओं ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। इससे उनकी अपनी स्वायत्तता खत्म हो गई और वह ब्रिटिश राज के अधीन हो गए। इसका प्रभाव ये हुआ कि भारतीय राजाओं ने अपनी असली शक्ति खो दी और ये रियल पावर, असली शक्ति ब्रिटिश राज के हाथों में चली गई। By signing a treaty, native power became a subsidiary of the British. The Peshwa signed it in 1809, the Nizam in 1798 and again in 1800, Mysore in 1799 and Awadh in 1801। इस संदर्भ में ये समझना कठिन नहीं है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासन में मैसूर की राजनीतिक शक्ति को मद्रास और कर्नाटक में अंग्रेज़ों की स्थिति के लिए एक सुरक्षा संबंधी खतरा समझा जा रहा था।
अंग्रेज़ फ्रांसीसियों के साथ मैसूर की मित्रता को भी लेकर शंकित रहते थे। मलाबार के तट के समृद्ध व्यापार पर मैसूर के नियंत्रण को भी अंग्रेज़ों के काली मिर्च और इलायची के व्यापार के लिए खतरा समझा जा रहा था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रजवाड़े की बंदरगाहों से काली मिर्च, चंदन की लकड़ी और इलायची के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1788 में उसने अंग्रेज़ों से लेन देन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि टीपू सुल्तान मैसूर में एक सशक्त, केंद्रीकृत और सैन्यीकृत राज्य बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसकी भूभाग संबंधी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी और दक्षिण भारत की राजनीति को नियंत्रित करने की राजनीतिक आकांक्षा थी। इस तरह वह दक्षिण में कंपनी की अभी तक कमज़ोर स्थिति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि मैसूर को समाप्त करना आवश्यक है। अंततः मैसूर के अधिग्रहण से पहले कंपनी और मैसूर के बीच लड़ाई के 4 दौर 1767, 69, 1780, 1790 और 1799 में चले और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और टीपू सुल्तान के बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन हो गए और कुछ क्षेत्र जो राजा थे जिन्होंने सहायक संधि पहले से ही साइन कर ली थी, पहले से ही हस्ताक्षर कर लिया था, उनको दे दिया गया। जैसे कि निज़ाम को कुछ हिस्से दे दिए गए और टीपू सुल्तान के सारे जगहों पर कब्ज़ा कर लिया गया।